नंबर 56 क्वेश्चन है आज का। जाति, लिंग, वर्ग, धार्मिक तथा भाषीय पहचान की असमानता के संबंध में भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने में चुनौतियां। चैलेंजेस टू डीपर इंडियन डेमोक्रेसी इन रिलेशन टू इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, क्लास, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। जातिगत मैम ऐसे पेज नंबर कितना बोलिए? पेज नंबर 56 बेटे, मिल गया? यस मैम। इसमें है पहला क्वेश्चन, जातिगत असमानता क्या है, इसके दुष्परिणाम एवं जातिगत असमानता को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। जातिगत असमानता, इससे अभिप्राय ये है कि जातिगत आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना, एक दूसरे को छोटा समझना, बड़ा समझना, इनसे झगड़े करना। क्योंकि भारत में एक नहीं बहुत सारी जातियां रहती हैं और सदियों से इनमें क्या है, जातिगत असमानता पाई गई है। तो जातिगत असमानता के कारण देश आज तरक्की के स्टेप चढ़ने की बजाय आपसदारी के झगड़ों में ही व्यस्त है। ठीक है, तो जातिगत असमानता से अभिप्राय जातिगत आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना, ये हमारी जातिगत असमानता कहलाती है। और जातिगत भेदभाव के कारण ही भारत ऊपर डेवलपमेंट को करने के बजाय लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अब देखते हैं भाई हमारे जातिगत असमानता के दुष्परिणाम। क्या क्या दुष्परिणाम है भाई? एक तो सामाजिक सौहार्द का अभाव, दूसरा जातिगत झगड़े होते हैं, असपष्टता की भावना को बढ़ावा मिलता है, दबंगई, ये इसको बढ़ावा मिलता है। सबसे पहले तो जो सामाजिक सौहार्द आपसी जो मेल मिलाप है उसका अभाव हो जाता है। देश में क्या है, जातिगत असमानता होने के कारण समाज के अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं। उनसे क्या है, जातिगत जब भेदभाव आ जाते हैं तो उनमें जो आपसी मेल जोल है उसकी भावना कम दिखाई देती है। ठीक है, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, उनके पारस्परिक संबंध वैसे नहीं रह जाते जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि इसने बोला है कि लोग क्या है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं जिससे उनके मेल जोल का अभाव हो जाता है जातिगत असमानता के कारण। जातिगत झगड़े, लोगों में आपसी सद्भावना मेल जोल नहीं होता जिससे उनके बीच में आपस में दंगे फसाद झगड़े भी होते रहते हैं। उसके बाद असपष्टता की भावना को बढ़ावा देना। असपष्टता यानी कि उच्चता और नीचता की भावना जन्म ले लेती है। जहां पर जातिगत असमानता होती है वहां पर उच्चता और नीचता की भावना जन्म ले लेती है, जिसमें अछूत वाली भावना यहाँ पर जागृत हो जाती है। उसके बाद है दबंगई। बहुत से राज्यों में जातिगत रूप से भी दबंगगिरी देखी जाती है, जहां पर क्या है, कई राज्य ऐसे हैं जो जातिवाद के नारे नहीं लगाते अपितु आर्थिक रूप से भी कुछ जातियां अन्य जातियों पर दबंगगिरी दिखाती है, दादागिरी दिखाती है कि अपनी धाक जमाने की कोशिश में लगी रहती है। इसके लिए वे किसी भी प्रकार का आंदोलन करने से, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम जीवन को अस्त व्यस्त करने से भी नहीं चूकते हैं। तो ये थे हमारे जातिगत असमानता के क्या क्या हानियां हो सकती हैं। एक तो आपसी मेलजोल कम हो जाता है, जातिगत झगड़े ज्यादा होते हैं, अस्पृश्यता की भावना को बढ़ावा मिलता है और दबंगई बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, जो यानी कि उच्च जाति के और जिनके पास आर्थिक तरीके से भी वे संपन्न हैं तो वे दूसरे लोगों के ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर देते हैं। आगे है जातिगत असमानता को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए भाई, देश में जातिगत असमानता इस कदर घुल चुका है कि उसे समाप्त करना अब आसान दिखाई नहीं देता है और इसे काबू करना भी सहज नहीं है, क्योंकि कोई भी सामाजिक बुराई सिर्फ कानून के सहारे दूर नहीं होती। यही कारण है कि जातिगत असमानता को दूर करने के लिए जन जागरण, विशेषकर जाति नारा देने वालों को जगाने की बहुत आवश्यकता है। आरक्षण को अभी जातिगत आधार पर समाप्त करके आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए, रोजगार के लिए जातिगत आधार को समाप्त करके आर्थिक आधार पर प्रदान करना चाहिए। वह भी सिर्फ ट्रेनिंग और शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए, रोजगार के लिए नहीं।
ठीक है। इसके अतिरिक्त जातिगत असमानता को दूर करने में शिक्षा व रोजगार के साधनों की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि निजी क्षेत्रों में भी अच्छे रोजगार के अवसर मुहैया हो जाए तो स्वयं ही लोगों का ध्यान राजनीति से प्रेरित सरकारी नौकरियों की ओर कम होगा और जातिगत असमानता को कम करने में सहायता मिलेगी। अब देखो भाई, जातिगत असमानता को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। एक तो लोगों को जो ये जो कोटा दे रखा है, ठीक है, जो आरक्षण दे रखा है उसको खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, सबको बराबर कर दो। यानी कि आरक्षण जातिगत आधार पर मत दो उन्हें, ठीक है, उन्हें दो आप आर्थिक आधार पर। जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको आप क्या है दो आरक्षण, ठीक है। और वो भी क्या है, बच्चों को सिर्फ पढ़ने में आरक्षण दो आप, ठीक है, और ट्रेनिंग वगैरह में दो, रोजगार में उसको आरक्षण नहीं देना, ठीक है। रोजगार में जब भी जॉब निकले तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये बात इसने यहाँ पे बताई है। समझ में आ गया जातिगत असमानता का? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग असमानता क्या है? लिंग असमानता के कारण और उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। लिंग असमानता, जिसमें हम मानते हैं ना स्त्री और पुरुष अधिकारों को एक समान नहीं समझते हैं, तो वो लिंग असमानता कहलाती है, ठीक है। जब हम स्त्री और पुरुष के अवसरों को और अधिकारों की दृष्टि से उन्हें एक समान नहीं मानते हैं तो वह हमारी क्या कहलाती है? लिंग असमानता कहलाती है। केवल लिंग के आधार पर ही उसमें हम किसी प्रकार का भेदभाव करना, ठीक है, कि ये तो औरत है, इसको ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? यानी कि पुरुष और औरत को लिंग के आधार पर असमानता, स्त्री और पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, उसमें पाए जाने वाली समानता की कमी है। दोनों के साथ क्या है? औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है और इसी भेदभाव के व्यवहार को लिंग असमानता कहा जाता है। क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, या लड़के और लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। आप चाहे गांव में हो, शहर में हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, फिर भी क्या है, वह लड़कों को लड़कियों से ज्यादा समझा जाता है, ठीक है। लिंग समानता की समस्या हमारे देश की मुख्य समस्या है और इसके समाधान में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखो भाई, लिंग असमानता में आपको समझ में आ गया, दोनों के साथ, लड़का और लड़की के साथ जब हम फर्क करते हैं, भेदभाव की भावना अपनाते हैं, तो वह लिंग असमानता कहलाती है। क्योंकि भारत पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर भारत पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, जिसके कारण लड़कों को क्या है, ऊपर माना जाता है और लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम माना जाता है, ठीक है। तो इसी असमानता के व्यवहार को हम लिंग असमानता बोलते हैं। लिंग असमानता के क्या कारण है भाई? लिंग असमानता के कारण बताए हैं, एक तो सामाजिकरण की प्रक्रिया, दूसरा माता पिता का शैक्षिक स्तर, संस्कृति से संबंधित कारण, ठीक है। देखते हैं अब सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिस माध्यम से बच्चा एक सामाजिक प्राणी बनता है, समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य और विश्वास को सीखता है, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? सामाजिकरण कहलाती है। और भारतीय समाज में बच्चों का पालन पोषण ऐसे वातावरण में किया जाता है जिसमें लड़कियों में समाज निर्भरता तथा लड़कों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यानी कि हम बचपन से ही बच्चों में इस तरह का बिहेवियर शुरू कर देते हैं जिससे क्या है, उनमें स्टार्टिंग से ही ये बात आ जाती है कि लड़कियों में तो समाज निर्भरता है और लड़के आत्मनिर्भरता, ठीक है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों से घर का काम कराया जाता है, लड़कों से नहीं कराया जाता। तो समाजीकरण की प्रोसेस से ही हम उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। आगे माता पिता का शैक्षिक स्तर, माता पिता का बिहेवियर भी बच्चों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, उनका एजुकेशन लेवल भी निर्भर करता है। हमारे देश की जो एक बड़ी संख्या है वह अशिक्षित है और अशिक्षित होने के कारण लड़कियों के साथ भी पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ये उनके पालन पोषण में भी स्पष्ट दिखाई देता है और लिंग अनुपात का भी एक बड़ा कारण यही है, ठीक है। आगे है संस्कृति से संबंधित कारण। वैदिक काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को हार जाने का प्रसंग यह दर्शाता है कि उस समय पत्नी एक वस्तु बन गई और इसके अतिरिक्त राम द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा का लिया जाना, वह उसको त्याग देना भी पुरुष प्रधान समाज का परिचायक है। इस प्रकार से संस्कृति से संबंधित बहुत उदाहरण है जिनके आधार पर कह सकते हैं कि संस्कृति में भी लिंग भेद का कारण बताया गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। आगे Yes, आता लिंग असमानता को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास।
ठीक है। लिंग असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, देखिए भाई। एक तो स्त्रियों की शिक्षा को मौलिक अधिकार में विशेष शैक्षणिक सुविधा की व्यवस्था की जाए, जिसे समाज के अन्य वर्गों के साथ इसमें स्त्री शिक्षा में भी समानता के स्तर पर लाया जा सके। संविधान सभी नागरिकों की समानता का मूल अधिकार देता है। तो जो धारा 14, 15, 16 उसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी एक समान है, ठीक है, जिसके कारण भारत के सामान्य लोग सदियों से अपार कष्ट सहन करते आ रहे हैं। संविधान में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य स्त्रियों, बच्चों और अन्य पिछड़े लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है। देखो भाई, दूर करने के क्या क्या उपाय बताए हैं। सबसे पहला बताया है कि मौलिक अधिकार में स्त्रियों को विशेष शैक्षणिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात बताई गई है, संविधान में सभी नागरिकों को एक समान माना है, चाहे वह पुरुष हो या चाहे वह स्त्री हो, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि स्पेशल स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान में समता पर जोर दिया गया है। धारा 15 में जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश या जन्म के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया है, रोका है। 39 में स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन के पद पर नियुक्ति में कोई भेदभाव न करने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है, जिससे उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सके। चुनाव में भी समान अधिकार दिया गया है। नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो इन उपायों के द्वारा भारत सरकार ने कुछ नए कानून पास किए हैं, जिससे लिंग असमानता को कम किया जा सके। ठीक है भाई, क्या क्या किए हैं भाई सुधार, क्या क्या प्रयास किए हैं। तो मौलिक अधिकार में महिलाओं की शिक्षा को जोड़ दिया गया। दूसरा, नागरिकों को एक समान माना है, उनको शिक्षा के समान अवसर है, उनको नौकरी के समान अवसर है, उनको उनकी समता पर जोर दिया गया है। अगर उनके शोषण होता है तो उसके विरुद्ध अधिकार उनको दिए गए हैं। लोक नियोजन में किसी भी पद पर नियुक्ति का उन्हें बराबर का अधिकार है, ठीक है। संपत्ति पर भी अधिकार है और चुनाव में भी खड़े होने का अधिकार है, बल्कि औरतों को यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है। समझ में आ गया? यस मैम। चलिए आगे देखते हैं, धार्मिक असमानता क्या है। पानी पी लो बेटा 1 मिनट में, तब तक पढ़ दो एक बच्चा। पढ़ दिया आरती बेटे? ओके मैम। धार्मिक असमानता की समस्या भारतवर्ष में अन्याय असमानता परक समस्याओं की फहरिस्त में धार्मिक असमानता की समस्या भी प्रमुख स्थान रखती है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो यहाँ जैन, बौद्ध, पारसी धर्मावलंबियों को भी खासी तादाद है। हर धर्म श्रेष्ठ है तथा देश में किसी को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, परंतु धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति में अनायास ही जिस धर्म को वह मानता है उसे श्रेष्ठ सिद्ध करने की तथा उस अन्य धर्म जिसे वह नहीं मानता को तुच्छ सिद्ध करने की भावना जो विद्यमान रहती है, वह भावना ही धार्मिक असमानता को जन्म देती है। धार्मिक असमानता के कारण देश के संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी अनेक उपद्रवों को जन्म देती है। धार्मिक असमानता होने के कारण रुको ये पहले पढ़ते ये हैं आगे। बता दो बेटा, धार्मिक असमानता। देखो भाई, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है। तो जिस धर्म से व्यक्ति रिलेटेड होता है उसको तो वह श्रेष्ठ मानता है, और दूसरे धर्म को क्या है, वह कम आंकता है, ठीक है, उसको तुच्छ मानता है। तो इसी भावना को, जो उसके अंदर ये भावना विद्यमान है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी धार्मिक असमानता कहलाती है, ठीक है। तो धार्मिक असमानता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? श्रेष्ठता की भावना, धर्मांतरण, दिखावे की प्रवृत्ति, धर्म के नाम पर राजनीति, धार्मिक कुरीतियां व असपरसता। अब पढ़ दो, श्रेष्ठता की भावना।
श्रेष्ठता की भावना। धार्मिक असमानता का प्रमुख कारण अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा दूसरे धर्म को हीन समझना है। इसके चलते व्यक्ति जहाँ अपने धर्म की निरंतर प्रशंसा करता है, वहीं दूसरे के धर्म की निंदा करता है। परिणाम स्वरूप दो पक्षों में न केवल वैमनस्य उत्पन्न होता है, अपितु कभी कभी तो इसके कारण धार्मिक उपद्रव तक हो जाते हैं। देखो भाई, श्रेष्ठता की भावना मेन तो क्या है, यहाँ पर धार्मिक असमानता का कारण श्रेष्ठता की भावना है। चाहे आप हिंदू लगा लो, मुस्लिम लगा लो, बौद्ध लगा लो, जैन, सब अपने अपने धर्मों को क्या है, श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरों के धर्म को क्या मानते हैं, उसे नीचा मानते हैं। ठीक है, तो वे अपने धर्म की तो निरंतर प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरों के धर्म की निंदा करते रहते हैं, जिससे उनके बीच में आपस में झगड़े वाला माहौल उत्पन्न हो जाता है, और कभी कभी तो ये धार्मिक एक उपद्रव बन जाता है। ठीक है, तो श्रेष्ठता की भावना के कारण भी धार्मिक असमानता दिखाई देती है। दूसरा है धर्मांतरण। धार्मिक असमानता का एक कारण धर्मांतरण भी है। हालांकि धर्मांतरण आमतौर पर आर्थिक विवशता के चलते होता है। देखा गया है कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ धार्मिक विचारधारा वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर धर्म के लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। इससे जिस धर्म के लोग किसी अन्य धर्म में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें तथा उनके धर्म को हीन समझ लिया जाता है। फलतः धार्मिक असमानता बढ़ती है तथा धर्म के नाम पर आमतौर पर उपद्रव व हिंसा भी हो जाती है। अब आता है धर्मांतरण। ठीक है, धर्मांतरण भी धार्मिक असमर्थता का एक कारण है, जिसमें क्या है, लोग विवशता के चलते, गरीबी के चलते, भुखमरी के चलते क्या करते हैं, अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वे अपनी मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर अपना धर्म ही परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति हैं, वे क्या है, जो बिल्कुल कमजोर गरीब व्यक्ति हैं, उसको मूलभूत सुविधाओं का लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं, और फिर उस धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले उनके दिमाग में डाल देते हैं, जिससे उनको धर्म और उनके धर्म को हीन समझा जाता है, जिससे भी धार्मिक असमानता बढ़ती है। उसके बाद है दिखावे की प्रवृत्ति। दिखावे की प्रवृत्ति। धार्मिक असमानता का एक कारण दिखावे की प्रवृत्ति भी है। देखा गया है कि एक वर्ग विशेष के लोग जो अपेक्षाकृत धनी है, अपने धार्मिक उत्सवों के आयोजन में अति दिखावे का प्रदर्शन करते हैं। धर्म के नाम पर इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि यदि उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो कितने ही मनुष्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। उन्हें ऐसा करते देखकर अन्य धर्म के लोगों को अपने हीन होने का अंदेशा होता है, फलतः उनमें दूसरों के प्रति वैमनस्य उत्पन्न होता है। अब देखो भाई, दिखावे की प्रवृत्ति धार्मिक असमानता का एक कारण ये भी है, क्योंकि जो धनी वर्ग है, मान लीजिए उनका कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो इतना बढ़ चढ़ कर दिखावा करते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं, जिसे देखकर दूसरे धर्म वाले भी ये सोचते हैं कि जब हमारा त्योहार आएगा तो हम इससे भी ज्यादा वो करेंगे, जिससे लोगों के बीच में हीन होने का अंदेशा होता है, और उनमें एक दूसरे के प्रति वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है धर्म के नाम पर राजनीति। देश में धार्मिक असमानता का एक अन्य प्रमुख कारण देश में धर्म के नाम पर राजनीति का होना ही। देश के तमाम राजनीतिक दल अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु आमतौर पर ही वह धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। देश में जगह जगह धार्मिक दंगे करवा देते हैं तथा दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर उगलते हैं। धर्म के नाम पर होने वाली इस राजनीति के कारण भी देश में धार्मिक असमानता को बल मिलता है। अगर कोई धर्म के नाम पर राजनीति, जब वोटिंग का टाइम आता है, तो लोगों में आपस में धर्म के नाम पर उनको लड़वा दिया जाता है। ठीक है, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जिससे जगह जगह पर धार्मिक दंगे करवा देते हैं, और एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध जहर घोल दिया जाता है, जिससे धार्मिक असमानता को बल मिलता है। लास्ट है धार्मिक कुरीतियां व अस्पृश्यता। देश में स्वतंत्रता के 65 वर्षों बाद तथा देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद आज भी देश में अनेक धार्मिक कुरीतियां जैसे बलि चढ़ाना तथा अस्पृश्यता की भावना आदि विद्यमान है। दक्षिण भारत में आज भी अनेक मंदिरों में स्त्री प्रवेश वर्जित है। निम्न मानी जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में आने पर अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है। इस कारण भी देश में धार्मिक असमानता बढ़ती है। अब देखो भी, धार्मिक कुरीतियां व अस्पृश्यता, यानी कि देश को आजाद हुए 78 ईयर हो गए, लेकिन उसके बाद भी देश में धर्म निरपेक्ष राज्य होने के बाद भी अनेक धार्मिक कुरीतियां, जैसे बलि चढ़ाना, छुआछूत की भावना, ये विद्यमान है। और दक्षिण भारत में आज भी अनेक मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है।
तो निम्न माने जाने वाली जातियों के लोगों को भी मंदिर में आने पर अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है और इसी कारण से देश में धार्मिक असमानता बढ़ जाती है। अब है धार्मिक असमानता को दूर करने के उपाय। धर्म आत्मा का विषय है, अतः कानून धार्मिक असमानता फैलाने वाले राज्यों को सजा दे ताकि आगे कोई फिर भी धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न न करवा सके, क्योंकि यहाँ पर सभी समान हैं। लोगों को धार्मिक दवेश फैलाकर उनका वोट हासिल करने वाले नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए ध्यान रखना चाहिए और अपने अपेक्षा मानव कल्याण और सामाजिक भलाई के लिए पैसा खर्च करें। वर्तमान समय में 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे समाज में इस समय तथाकथित रूढ़ियां जैसे स्त्रियों का मंदिर प्रवेश वर्जित और निम्न जातियों के लोगों के मंदिर प्रवेश को अपमानजनक बनाने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब देखो असामाजिक दूर करने के उपाय, एक तो क्या है, वोट बैंक का जरिया नहीं बनाना चाहिए, यानी कि वोटों के टाइम पर धार्मिक दंगे नहीं करवाने चाहिए। दूसरा, लोगों को सबको एक समान मानना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सबको मंदिर में प्रवेश देना चाहिए। एक बात कही थी इसने, स्त्रियों की वर्जित है मंदिर में आना साउथ के कुछ, तो हमें वहां पर भी स्त्रियों को भी समान अधिकार देना चाहिए ताकि वो भी मंदिरों में आ सके। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद आती है भाषाई पहचान की समस्या क्या है और इसके कारण एवं इसके दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। देखिए भाई, भाषाई पहचान, भाषा क्या है? एक बहती नीर है। इस साधन के माध्यम से हम अपनी बातों को, भाषा के माध्यम से हम मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं। आज लगभग 6000 से अधिक तथा भारत भर में लगभग 2000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और भारत सरकार ने 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। हमारे देश में जिस तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, हिस्टोरिकल कंडीशन है, रिलीजियस कंडीशन है, सब में क्या विविधता पाई जाती है, वैसे भी भाषाओं में विविधता है। और कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। 4 कोस की दूरी पर भाषा में परिवर्तन आ जाता है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आ जाने वाली इस भाषाई परिवर्तन को भाषाई पहचान की समस्या को जन्म देता है। आमतौर पर देखा जाता है कि उत्तर व दक्षिण भारत में तो भाषा को लेकर विवाद चलता ही रहता है। एक ही क्षेत्र में एक ही भाषा के बोलने के लहजे को लेकर भी अक्सर एक दूसरे की छींटाकशी हो जाती है। भाषाई पहचान की समस्या, यानी कि भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर 22 लैंग्वेज बोली जाती हैं और 2000 से भी अधिक बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं। तो एक श्लोक यहाँ पर बताया गया है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी। ठीक है, यानी कि हर कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, वैसे ही हर 4 कोस के ऊपर आपकी क्या है, वाणी भी बदल जाती है। एक कोस में बेटा 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी जाकर जो हमारी भाषा में जो चेंज आता है वही भाषाई पहचान की समस्या कहलाता है। इसके क्या क्या कारण है? एक राष्ट्रीय भाषा का न होना, इसका एक तो कारण ये है भाषाई पहचान की समस्या कि भारत में किसी एक भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। 80% से अधिक हिंदू हैं तथा सभी हिंदी अच्छी तरह से बोलते, समझते व लिखते हैं, परंतु अभी तक संवैधानिक रूप से इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा का न होना। दूसरा, राजभाषा पर अंग्रेजी की तरजीह, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और उस वक्त ये कहा गया कि अगले 15 सालों तक राजकाज अंग्रेजी में किया जाएगा। हालांकि देश की अधिकांश आबादी न तो अंग्रेजी ही अच्छी तरह समझती है और न ही हिंदी, तो ऐसे में आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हिंदी को राजभाषा का तमगा देकर राजकाज अंग्रेजी भाषा में किए जाने वाली भाषाई पहचान की समस्या को जन्म देती है। यानी कि राजभाषा पर अंग्रेजी की तरजीह, यानी कि 14 सितंबर 1949 को बोला गया कि सारे काम राजकाज के हिंदी भाषा में होंगे, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला।
विभिन्न राज्यों का नजरिया। कहने को तो भारत एक देश है, लेकिन भाषा के ऊपर देखा जाए तो भारत में अनेक देश विद्यमान है। ठीक है, अलग अलग बहुत से राज्य हैं जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली। जब तक देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं की तरजीह दी जाती रहेगी, देश में भाषाई पहचान की समस्या बनी रहेगी। उसके बाद है वैश्विक दृष्टिकोण। वैश्विक हिंदी भाषा विश्व में किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर की भाषा है। ठीक है, वैश्विक दृष्टिकोण, बेशक हिंदी भाषा विश्व में किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर की भाषा है, अथवा हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में तीसरे नंबर पर है और ये सर्वगुण संपन्न भाषा है। परंतु इस भाषा के प्रति जो वर्ल्ड का जो नजरिया है वह भी उदार न होकर भेदभावपूर्ण भरा है। भाषा, हिंदी भाषा को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हमारे अपने लोग और नेता भी जब विश्व मंच पर जाते हैं तो अपनी बात हिंदी में न कहकर अंग्रेजी में कहते हैं। परिणाम स्वरूप यह दृष्टिकोण भी देश के लिए भाषाई समस्या को जन्म देता है। आगे है लोगों की हीन भावना। 2 शताब्दियों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है, तो देश ने लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजी को अप टू डेट रूप में देखा है। वह उनसे इतने प्रभावित रहे कि आज़ादी के बाद भी आज उनके सिर पर अंग्रेजी का भूत इस कदर सवार है कि आम तौर पर वे खुद अंग्रेजी को हिंदी की तुलना करने लगे हैं, उसमें हीन भावना करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी नहीं आती, परंतु वे 2-4 टूटी फूटी अंग्रेजी के वाक्य बोलकर स्वयं को गौरवान्वित व पढ़ा लिखा महसूस करते हैं। लोगों को यह भावना भी देश के भाषाई पहचान की समस्या को जन्म देती है। भाषाई पहचान की समस्या ये आगे, लोगों में हीन भावना। देखो भाई, लोगों में क्या है, हिंदी बोलते हुए हिचकिचाते हैं। वो मानते हैं कि अगर हम इंग्लिश में भी 2-4 टूटे फूटे वर्ड बोल देंगे तो भी हमारी थोड़ी सी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। तो हीन भावना में भी भाषाई पहचान के लिए समस्या उत्पन्न करती है। हमें भाषाई पहचान की समस्या को दूर करने के उपाय, क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम भाई? भाषाई पहचान की समस्या को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। भाषाई समस्या का अंत अनेक भाषाओं के हठात प्रयोग और विदेशी भाषाओं में चाटुकारिता प्रयोग से संभव नहीं है। इसके लिए देश के किसी एक भाषा और इसके लिए हिंदी भाषा ही सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ती है। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने तथा उसे समस्त देश में राष्ट्रभाषा व प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य है। लोगों के लिए एक तो क्या है, जब हमें एक तो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य है, तभी भाषाई पहचान की समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरा, जिस प्रकार ज्योग्राफिकल रूप से राष्ट्र की एकता के पक्षधर है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए। नेताओं को चाहिए कि विश्व मंच पर अपनी बात कहे तो अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करें और अंग्रेजी भाषा का नहीं। परंतु अपनी राष्ट्रभाषा को उन्हें न केवल अवश्य सीखना है, अपितु गौरव के साथ उनका प्रयोग करना आवश्यक है। इस उपायों को अपनाकर हम देश के भाषाई पहचान की समस्या का निवारण कर सकते हैं। यानी कि हिंदी पे तो जोर देना ही देना है, साथ ही साथ अन्य भाषाएं भी हमें सीखनी है, तभी हम भाषाई समस्याओं के बंधनों को तोड़ सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस मैम। चैप्टर हो गया है आज ओवर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकाल लो। देखो बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन कल करने को दिया था तुम्हें मैंने? तेलंगाना विद्रोह, नक्सलवादी विद्रोह, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध परियोजना, बताओ कौन कौन सा रह गया इसका? मैम 25 तक हो गए थे और बाकी आपने जो कल 5 दिए थे वो भी हो गए थे। ठीक है, ठीक है, तो 26 से कंटिन्यू कर लेते हैं। भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के क्या प्रतिमान है? मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी
राज्य स्तर पर है तो उसको सेंट्रल लेवल पर लाने के लिए उसको क्या क्या मान्यता देने के लिए क्या क्या स्टेप इसमें बताए गए हैं। तो इसमें बताया है पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त हो चुकी हो, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्यों की पार्टी का 6 वोट प्राप्त हो, साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त हो, पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यानी कि सेंटर लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर एक ग्रुप को तब पहचान मिलती है जब वह कम से कम उसी पार्टी की जो अलग अलग 2 या 3 राज्यों में उसकी पार्टी होनी चाहिए, वहां पर उसने विधानसभा चुनाव और अन्य लोकसभा सीटों को जीत लिया गया हो, या पार्टी में 4 या अधिक राज्यों की राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तभी क्या है एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में परिवर्तित होगा। क्षेत्रीय दल को मान्यता प्रदान करने के मापदंड क्या है? ठीक है, जो हमारे रीजनल ग्रुप होते हैं उनको पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मापदंड है। राज्य स्तर पर पहचान होना आवश्यक, पहले हमें क्या है उसको राज्य स्तर पर लोग जानते हो तभी जरूरी है। दूसरा, अमुक क्षेत्रीय ग्रुप का सामाजिक और राजनीतिक संगठन है तथा इसका कार्य क्षेत्र जनता की भलाई तथा कल्याण है। क्या क्या मापदंड होने चाहिए? एक तो राज्य में उसकी पहचान होनी चाहिए, दूसरा उसका जो कार्यक्रम है वह भलाई और कल्याण के लिए होना चाहिए। उसके बाद है मताधिकार से आप क्या समझते हो? जब 18 या उससे अधिक वर्ष का बच्चा जाति, लिंग, धर्म और स्थान की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार रखता है तो वह मताधिकार कहलाता है। द्विदलीय प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। द्विदलीय प्रणाली विभिन्न हितों और सम्मति को एडजस्ट करने की एक स्तर संतुलन प्रदान करती है, राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, सुविधाजनक तरीके से मतदाताओं को राजनीतिक सूचना प्रदान करती है। क्या क्या है भाई द्विदलीय प्रणाली के गुण? द्विदलीय प्रणाली विभिन्न हितों और सम्मति को समायोजित करके एक साथ संतुलन प्रदान करती है, यानी कि 2 बहुदलीय प्रणाली हमारे यहाँ पर, तो उन सबके हितों को दिया जाएगा और सबकी सहमति से एडजस्टमेंट करके एक बैलेंस प्रदान किया जाएगा। राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, सुविधाजनक तरीके से मतदाताओं को राजनीतिक सूचना प्रदान करती है। ठीक है, सुविधाजनक तरीके से मतदाताओं को राजनीतिक सूचना प्रदान करती है। आगे है संवैधानिक व्यवस्था के शक्ति के पृथकीकरण के विचार को समझाइए। यानी कि ये था आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब हम पावर को ऊपर से नीचे वाले लेवल में डिवाइड कर देते हैं तो ये शक्ति का पृथकीकरण कहलाता है। निर्वाचित क्षेत्र को प्रभावित कीजिए। निर्वाचित क्षेत्र वह होता है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के लिए मतदान करना है जहां पर। कौन कौन सी सरकार अल्पमत सरकार कहलाती है? जब किसी सरकार में सांसदों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के आधे से कम रह जाती है तब वह सरकार अल्पमत सरकार कहलाती है। उसके बाद है आपकी साझा सरकार या गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हो? जब मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा समर्थन नहीं मिलता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सीटें उसको देकर साझेदारी से वो क्या करते हैं, शासन चलाते हैं, इसी को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। बताओ तो बताओ, ग्राम पंचायत के कोई 2 काम। ग्राम पंचायत में नालियाँ वगैरह जो होती हैं वो निर्माण करवाती हैं, सड़क निर्माण देखती हैं, गांव में जैसे नलके में पानी आता है तो नलके वगैरह का देखते हैं कि कैसे क्या सप्लाई वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद जिला परिषद के 4 कार्य बताइए कोई। मैम एक तो इनका क्या नाम है कृषि से संबंधित कार्य होता है कि जो खाद वगैरह होती है उसको सही रेटों में दिलवाना और पानी का सही मतलब सही प्राइस देना कि वो सिंचाई कर सके किसान। और क्या नाम है क्या और मैम पशुपालन से रिलेटेड होता है कि जो पशुओं के लिए जो खाना वाना होता है, चारा वारा होता है, उसके लिए भी प्रबंध करें। हाँ, देखो जिला परिषद के क्या क्या काम है
एक तो जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनके बीच में तालमेल स्थापित करना, उनके कार्यों पर निगरानी करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और जितने भी भूमिगत जल और मानव संसाधन है उसका सही तरीके से बंटवारा करना या विकास करना। उसके बाद तेलंगाना विरोध कल दिया था, नक्सलवादी भी चिपको भी, टिहरी बांध आपको पढ़ा दिया था। भारतीय किसान यूनियन, देखिए भारतीय किसान यूनियन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें किसानों के लिए और किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये आंदोलन किसानों को जागृति लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए और उनकी समताओं को सरकार के समक्ष रखने तथा उनके हित संबंधी विभिन्न कार्य करती है। इनकी स्थापना 1978 में मध्य प्रदेश के स्तरीय जनतापत्री खेड़ी तथा भाऊ साहब बटुकेजी ने की है। ये क्या दे दिया? हाँ जी, किसान यूनियन। तो किसान यूनियन क्या है, समय समय पर नई किसान यूनियन बनती जा रही है। ये क्या है, कभी तो किसान है कृषि से संबंधित बिलों को पास करवाने के लिए, तो इसमें 2-3 एक बताई गई हैं। एक तो है भाऊ साहेब बुस्केटी जी का नाम लिया गया है। एक हाल फिलहाल में जब किसान आंदोलन हुआ था तो एक वो पता नहीं टकेत कौन से थे, महेंद्र सिंह टकेत या राजेंद्र, पता नहीं ऐसा नाम भी आया था पहले उसका, तो ये वाले ग्रुप आ गए। वंचित वर्गों में शैक्षणिक विस्तार हेतु गठित डेबर आयोग की 2 सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने क्या है, डेबर आयोग के वंचित वर्गों के शैक्षणिक विस्तार के लिए क्या क्या काम किया गया है। जाति के बालकों को शिल्प और कौशल की शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। इन छात्रों के स्कूल और विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, लेखन सामग्री संबंधी तथा दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये आयोग ने सिफारिशें की। उसके बाद है शासन प्रणाली के रूप में संघवाद का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार निष्पक्ष चुनाव करवाता है। नर्मदा बचाओ, ये कल ही दिया था। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का, तो जाति व्यवस्था भी पढ़ा था, अलग अलग धर्म जाति के, धर्म किसे कहते हैं ये पढ़ लेना। तो एक बार ये 43 वहां पढ़ दो। ओके मैम, संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न विभिन्न इकाइयां हो सकती हैं। सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्य सरकारों के माध्यम उनके संविधान में उल्लेखित होता है, जो उसे संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्र विस्तार खर्चीला अथवा ध्रुव होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हैं। अतः इन कार्यों के चलाने के लिए वे सब इकाइयां अपने राजशक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार एकात्मक संविधान के विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत राज्यों की स्थापना करता है। परिणाम स्वरूप ऐसे संघ के नागरिक 2 प्रकार की सरकारें, संघीय एवं राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं। ठीक है। शासन प्रणाली में संघवाद, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या बताया गया है, उस रूप से है जिसमें अलग अलग राज्य एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इसमें एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ के विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। इसमें जो विभाजन है वह हमारा स्टेट और सेंट्रल लेवल के मध्य संविधान में जो उल्लेखित किया गया है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, जिन्हें क्षेत्र विस्तार खर्चीला और दूर होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत होती हैं, तो इन कार्यों को चलाने के लिए वे सब इकाइयां अपनी राज्य शक्तियों को एक निश्चित भाग सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देती है। तो शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं और उनके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान देते रहते हैं। इस प्रकार एक यूनिटरी संविधान के विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत डबल पॉलिटी की स्थापना करता है और संघ में नागरिक 2 प्रकार की सरकार, संघीय और राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं, यानी कि सरकार स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बट जाती है। इसमें बताया है कि सेंटर शासन प्रणाली में संघवाद यानी कि राज्य स्तर पर
और सेंट्रल लेवल पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। समझ में आ गया? मैम इस क्वेश्चन को एक बार गूगल पे देख लेंगे। हाँ गूगल पे देख लो, इस पे तो पता नहीं क्या करके दे रखा है। नहीं तो लाओ मैं अभी निकाल ही लेती हूँ। शासन संघवाद का वर्णन कीजिए। देखो भाई, तो ये क्या कहलाता है? आपका संघवाद कहलाता है। कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। सिर्फ एक यूनिट रह गई है इसकी, आपकी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको फिर हम कल से शुरू करेंगे और मेरे ख्याल में इस मंथ में ये कंप्लीट हो ही जाएगी।